2023 खत्म होते होते अंत में हमें एक नया फ्रेश मुख्यमंत्री मिला, भजनलाल शर्मा जी। इसी मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी के यहाँ। मनीष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम को। मनीष जी, एक पिछले 10 दिन से एक सस्पेंस था कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। वसुंधरा राज पर भी व्यंग कसे जा रहे थे कि जनता नाराज थी काफी उनसे। क्या कहना चाहेंगे, आखिर अंत में एक नया मुख्यमंत्री हमें मिला, भजनलाल जी। क्या कारण, कहाँ कमी रह गई थी वसुंधरा जी के कामों में जो भजनलाल जी को मौका दिया गया? देखिए, अब कमी तो ये एक आम जनता अपने अपने हिसाब से कमी और अच्छाई और बुराई देखती है एक के वक्तित्व में। लेकिन जैसा मुझे प्रतीत होता है कि राजस्थान के सीएम कैंडिडेट के चुनाव के अंदर शीर्ष नेतृत्व को बड़ी रस्साकसी करनी पड़ी है। अब जैसे पिछले और चुनाव जो साथ ही इनके जो चुनाव हुए हैं और राज्यों में, वहाँ इनको सीएम नियुक्त करने के अंदर सिर्फ शीर्ष नेतृत्व का ही निर्णय लेना था। लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रांत था जिसके अंदर मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व का ही आखिरी फैसला नहीं था। यहाँ से विधायक दल की भी राय लेनी उन्होंने आवश्यक समझी है। और जैसा मुझे लगता है कि आप जैसे देखिए कि मनोहर लाल खट्टर जी गए हैं मध्य प्रदेश में, और वो गए हैं और उन्होंने जाते ही सिर्फ हाईकमान का फैसला उन्होंने सुनाया है और वहाँ पर ऑफिस बैठ के यानी कि उन्होंने फैसला ले लिया सीएम एमपी के लिए। लेकिन राजस्थान के लिए उनको 2 दिन तक राजस्थान के अंदर वो लोग रहे हैं, एनालिसिस किया है, विधायकों से मिले हैं, व्यक्तिगत स्तर पे भी मिले हैं, विधायक दल की बैठक के साथ भी मिले हैं, और फिर वो जो निर्णय पे जो पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को राजस्थान की जो प्रगाढ़ राजनीति के जो शीर्ष चेहरे रहे हैं, जैसे वसुंधरा राजे जी रही है अभी हाल में, तो इन्होंने शीर्ष नेतृत्व को कहीं न कहीं बड़ी व्यादा डाली है इस एक नाम लेने के लिए, चुनाव करने में सीएम पद के लिए। एक बाबा बालकनाथ का नाम काफ़ी 2-3 महीने से चर्चा में था। कयास लगाए जा रहे थे कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन उनको नेगलेक्ट कर दिया गया। कहाँ कमी रह गई थी उनकी सोच में, उनके कार्य जो शैली है? आपको क्या लगता है इस मामले में? देखिए, राजस्थान की राजनीति में बाबा बालकनाथ जी को विशेषकर विधानसभा का और राजस्थान की राजनीति का कोई उनको अनुभव लेस रहे। ना तो उन्होंने किसी प्रकार का संगठन में काम किया है और ना ही वो किसी भी प्रकार की राजस्थान की राजनीति के कोई महामंत्री रहे हैं या कोई संगठन मंत्री रहे। यानी कि वो एक सिर्फ सांसद बन के आते हैं, और सांसद का भी उनके पास में दिल्ली की पंचायत का बैठने का अनुभव रहा है, और वो भी उन्होंने 4.5 साल का ही मात्र अनुभव रखा है, और 10-50 वो आ गए अपने विधानसभा चुनाव के लिए। तो मुझे लगता है कि बालकनाथ जी के ऊपर विशेषकर थोड़ा सा गर्मजोशी का जो स्वभाव है उनका, और साथ में अनुभव की पात्रता पे विपक्ष ने कहीं की बात रखी है, जिसकी वजह से बालकनाथ जी का नाम रेस से बाहर हो। लोगों का ये कहना है कि बालकनाथ जी मुख्यमंत्री तो छोड़ो, एक सांसद होने के बाद भी जनता के बीच में नहीं पहुंचे हैं, वो इतने कामयाब नहीं हो सकते। इस पे क्या रहेगा, आपका क्या कहना रहेगा इस पे कि बालकनाथ एक सक्षम मुख्यमंत्री नहीं हो सकते थे? देखिए, बालकनाथ जी जनता के बीच में रहे हैं पिछले 4.5 साल से। ऑल ओवर एक बड़ा जिला है, उसकी एक कार्यकारिणी में भी उनको हमने देखा है काम करते हुए। साथ में हमने नोटिस किया है कि वो लोकल सामाजिक प्रोग्राम को लेकर भी वो लोगों में जुड़ाव में रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हम लोग की बालकनाथ जी हैं वो धरातल पे काम उन्होंने नहीं किया या वो आमजन के बीच में नहीं रहा। लेकिन देखिए, बालकनाथ जी के जैसे मैंने अभी एक बार हम लोग पिछले चुनाव से निर्णय आने से पहले हम जब मिले थे, तो मैंने आपको बताया था कि तिजारा विधानसभा का चुनाव एक सांप्रदायिक स्तर पे चुनाव उठाया गया, और दूसरी बात ये थी कि उसका भी कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व ने उस पे अपना पक्ष, विपक्ष ने अपना पक्ष रखा है शीर्ष नेतृत्व के पास में, क्योंकि एक जो मुख्यमंत्री जो है वो पूरे प्रदेश का होता है, 36 कौम का होता है, सभी धर्मों का होता है। तो कहीं न कहीं एक सांप्रदायिक भाव जो कहीं न कहीं, अब ये मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पे नहीं कह रहा हूँ, कि लोगों को लगता है कि सांप्रदायिक स्तर पे उन्होंने जो अपनी राय रखी है चुनाव के दौरान, तो वो कहीं न कहीं उनके लिए पेचीदा बनी लास्ट पैनल में जाके। एक दिया कुमारी जो चुनाव जीत के आई है, सबसे बड़ा इलेक्शन रहा है उनका पूरे राजस्थान में। 71,000 वोटों के समथिंग वो चुनाव जीत के मैदान में पहुंची हैं। एक कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री हो सकती हैं, उनको नेगलेक्ट किस तौर पे किया गया? फिलहाल वो डिप्टी सीएम है अभी, तो आपको क्या लगता है कि उनको सीएम क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, दिया कुमारी जी में नेतृत्व की, ऊर्जा की और
कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। और इस बात का प्रमाण यह है कि वो 71,000 कुछ वोटों से जीत के आई है। लेकिन दो राजघराने, एक धौलपुर राजघराना और एक जयपुर राजघराना की प्रतिस्पर्धा में कहीं न कहीं उनको उस विषय की मार झेलनी पड़ी, ऐसा मुझे लगता है। आपका कहने मतलब ये है कि वसुंधरा राज भी राजघराने से बिलोंग करती हैं और इधर दिया कुमारी भी जी, इस चीज़ का उन्हें नुकसान हुआ है। वसुंधरा पे एक आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जैसे अपने जो ये कौन से पूनिया जी और राजेंद्र राठौड़ का चुनाव भी उनके हाथ में था, उनको हराने में भी उनका सहयोग बताया जा रहा है। कहाँ तक सच्चाई है इसमें? देखिए सर, राजेंद्र राठौड़ जी की जो बात है, राजेंद्र राठौड़ जी एक राजस्थान का ऐसा चेहरा था जिसको कहीं के मुख्यमंत्री के तौर पे चुनावों से पूर्व में देखा जा रहा था। राजेंद्र राठौड़ जी को अब ये तो हम वही कह सकते हैं कि पिछले एक समय था जब सीपी जोशी जी के साथ में क्या चुनाव हुआ था, वैसा कहीं न कहीं जितने भी हमारे दृष्टिकोण काम करते हैं इस विषय में, जितने भी हमारे एनालिसिस हुए हैं, जितने लोगों से हमारी बातें हुई उधर क्षेत्र से, सब वहाँ चुनाव लड़के आए हैं। तो वो मुझे लगता है कि उसमें कहीं न कहीं जैसे भी मीडिया के अंदर भी चला है, लोकल वहाँ के लोगों से जब बात हुई तो लगता है कि कहीं न कहीं राजस्थान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पूर्ण रूप से मदद नहीं की गई है राजेंद्र राठौड़ साहब को। अब सतीश पूनिया जी की तरफ देखें तो जैसे इन्होंने कुंडा विधानसभा या आमेर से इन्होंने चुनाव लड़ा है, तो उसके अंदर महंत योगी आदित्यनाथ जी भी ने भी वहाँ पे दस्तक दी थी। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं एक लंबे समय तक पार्टी के अंदर, शासन के अंदर जब आदमी काम कर रहा था तो उसकी कहीं न कहीं विपक्ष हुआ है धरातल। इस वजह से वो शायद पीछे रह गए। लोगों का ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वसुंधरा शायद गहलोत के पक्ष में भी जा सकती है, सीएम गहलोत भी हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति का सबसे बड़ा फंडा होता है और उनमें कोई अलग भेदभाव नहीं है। वो एक ही पार्टी के, समझो गहलोत और वसुंधरा को एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग बताते हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या ऐसा हो सकता था अगर वसुंधरा जी की बात अगर नहीं मानी जाती तो क्या वो गहलोत के पक्ष में जा सकती थी? देखिए वो जैसे ही सीएम पद के लिए आपने मनोनीत किया है भजनलाल शर्मा जी को, अगर इससे पहले जैसे भी आया मीडिया के अंदर की शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है कुछ 45-40 एमएलए के साथ में, अब ये चीज घटी नहीं है। अगर वसुंधरा जी ऐसा करती तो उस बात में कहीं न कहीं दम होती या वो सत्यता का प्रमाण मान लेते हैं हम लोग। लेकिन जब ऐसा हुआ ही नहीं है और वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के फैसले के साथ है, तो वो एक सिर्फ कयास था, लोगों के सिर्फ अनुमान ही थे, वो एक अनुमान था, कयास था। एक नया चेहरा मुख्यमंत्री हमें बना के दे दिया गया है, न किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले 24 घंटे हो गए मुख्यमंत्री हमें मिले हुए, लेकिन कोई खास चर्चे में नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री हमें बना दिए गए हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से एक हवा होता है मुख्यमंत्री का, अगर भाई हमारा, लेकिन वो खास कोई सोशल मीडिया पे इतनी वायरल नहीं हुई, कहाँ कमी रहेगी उनके कामों में? लोगों में इतनी वो एक भावना क्यों नहीं है उनके प्रति? नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व में कहते हैं ना कि भाई साहब बैठे हैं, मोदी बैठे हैं, तो इनको तो कुछ नया तो करना था ही। अब एमपी से ही उठा के देख लीजिएगा, एमपी में अगर कहीं न कहीं शासन के प्रति विरोधाभास होता तो एमपी में इतने पूर्ण बहुमत से भाजपा आती क्या? लेकिन इन्होंने वहां पे भी, अभी मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ये धर्म की चश्मों की आड़ में कहीं न कहीं जातियों को साधने का काम कर रही है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसे मेरी समझ है। अभी आप देखिएगा कि राजस्थान के अंदर आप लेके चलिएगा कि पहले राजपूत वोट्स को साध रहे थे, अब की बार इन्होंने ब्राह्मण वोट को साधने का मुहिम रखी है। अब एमपी में जाइएगा कि उनको आगामी बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव नजर आ रहे हैं। देखो, जातिवाद की आप बात करो, जातिवाद की जहाँ तक बात आती है, हर बार 45 से 50 एमएलए जाट पहुँचते हैं विधानसभा में राजस्थान में अक्सर, लेकिन आज तक इतिहास उठा के देखो आप, एक भी जाट मुख्यमंत्री नहीं रहा है। कौन सी कमी रह जाती है उनके कामों में, उनकी सोच में, उनकी एकता में? देखिए सर, अब आप इसको जातिवाद तरफ ले जा रहे हैं कि 50 से 60 एमएलए राजस्थान से निकल के आते हैं, लेकिन क्या एक पार्टी से 60 एमएलए निकल के आते हैं क्या? नहीं, कभी कभी तो 40-40 एमएलए एक पार्टी से भी निकल आते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात समझिएगा कि एक तरफ तो आप समाज के एकीकृत होने का नारा देते हैं और एक तरफ आप हाथ नहीं खींचते हो, पैर खींचते हो।
तो आप पैर खींचेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे या रुकेंगे, बताइए। पैर खींचे तो वहीं गिरेंगे हम। बस उसी का स्वाभाविक रूप है, उसी का परिणाम आ रहा है ये जो सामने जो हम देख रहे हैं ना। आपने जैसे अभी कहा कि 50 से 60 एमएलए आते हैं, लेकिन फिर राजस्थान के अंदर जाट सीएम अब तक क्यों नहीं आया? बस वो आपसी रस्साकसी। पश्चिमी राजस्थान की जाट, शेखावटी के जाट, दोनों एक तरीके से अपने आप में चरमपंथी हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से अगर ये लोग अपना एकीकरण जब तक नहीं करेंगे, जब तक कोई जाट सीएम राजस्थान में देखने को मिलेगा। मंदेरणा प्रकाश लगाए जा रहे थे एक समय कि वो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन वो थोड़ा वो कांड होने की वजह से वो जेल चले गए। अच्छा, अभी जो हमें मुख्यमंत्री मिले हैं राजस्थान में, उस पे क्या लगता है आपको कि क्या गहलोत के कदमों पर ये चलकर दिखाएंगे, कुछ नया करके हमें देखने को मिल सकता है आने वाले भविष्य में? देखिए, अशोक गहलोत के कदमों पे चलना, वो तो कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट सीएम बन के आता तो हम ये सवाल कर सकते थे और उसके पक्ष में इस बात को रख सकते थे। लेकिन अभी जो सीएम मिला है, हमें भाजपा परिवार से मिला है, भारतीय जनता पार्टी से मिला है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा पे और अपने संघ प्रतिनिधित्व के कार्यकारिणी पैनल के ऊपर लेकर के ना अपने किसी भी प्रोजेक्ट को ये लोग लागू करेंगे। लेकिन जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये मेरा निवेदन रहेगा सरकार से और हमारे हाल मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी से कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आप किसी भी प्रकार से विखंडित नहीं करें। उनको अगर कहीं आपको अशुद्धि उपकरण उसमें लग रहा है, कहीं त्रुटि आपको लग रही, तो आप उसको दुरुस्त करें और उसको लागू करें। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा पिछले 10 दिनों में कि 10 दिन तक सरकार सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर पाई। उसके साथ साथ बुरे बुरे कमेंट भी आने लगे कि भाई ये सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी, जो राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, ऐसा लोगों का अनुमान था। तो कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने भी स्टेटमेंट दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, विपक्ष का काम है सवाल पूछना। विपक्ष ठीक है, वो अपने स्तर से कोई बात कह रहे थे, लेकिन मैंने अभी आपसे कही कि राजस्थान के अंदर निर्णय लेना अकेले शीर्ष नेतृत्व का काम नहीं बच गया था। उसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो उनकी प्रयोजन कार्यकारिणी थी उसके अंदर कहीं न कहीं वो वापस से, मैंने अभी आपको चर्चा की थी कि विधायक दल और राजस्थान के जो शीर्ष नेतृत्व है वहीं से कहीं न कहीं उन्होंने संगोष्ठी बना करके ना और उसमें अपना निर्णय को उन्होंने लेकर के वो लेके आए, इसलिए उसमें कहीं न कहीं समय लगे। चुनाव से पहले आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, आपने एक प्रेडिक्शन किया था कि तिजारा से इमरान खान जीतेंगे बाबा को हरा के, वो आपकी प्रेडिक्शन फेल हुई। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कमी रह गई थी इमरान के कामों में, उनकी सोच में, जो वहाँ पे बाबा विजयी हुए वो इमरान खान हारे? देखिए सर, हमने आपको 7 विधानसभा चुनावों के प्रेडिक्शन निकाले थे, उसमें से हमारे 5 प्रेडिक्शन सही गए, एक बानसूर से हमारा फेल हुआ। लेकिन मैं एक दोनों ही प्रेडिक्शन के अंदर आप एक बात को मत हटाइए, मैंने बानसूर से कहा था कि जब बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ की ओर उम्मीदवार श्री मुकेश यादव जी की तरफ से बहन मायावती बानसूर के अंदर जब आई और सभा को संबोधित किया, तो मैंने कहा था कि बानसूर से अगर 5,000 से ज्यादा अगर वोटर यादव मुकेश यादव जी की तरफ में आ जाएंगे तो ये जो वोट खिसक रहा है वो किसका खिसक रहा है? डॉक्टर रोहतास जी का खिसक रहा है। मैंने ये बात आपके सामने रखी थी। दूसरी तरफ मैंने विधानसभा तिजारा के संबंध में ये कही थी कि जो एससी वोटों का है उसमें कहीं न कहीं ध्रुवीकरण हो रहा है, और मैंने कहा था कि मुस्लिम कैटेगरी के अंदर जो एससी कैंडिडेट जो रह रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि वोट करेंगे बाबा बालकनाथ जी की ओर करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं हिंदू कम्युनिटी में जो एससी रह रही है वो कहीं वोट इमरान खान के पक्ष में नहीं कर जाए, तो उसमें कहीं न कहीं वो जो एससी जो थी हिंदू कम्युनिटी में, उसने ना तो एसपा कैंडिडेट को किया और ना ही उन्होंने इमरान खान को किया, वो डायरेक्ट बाबा बालकनाथ जी को वोटिंग करके वही जीत हार का फैसला आप निकाल के देखिए एनालिसिस। अभी 10,000 वोटिंग जो मुसलमानों के हैं वो भी भाजपा में गए हैं, वो किस कारण वोट टूटे हैं, वहाँ से कहाँ कमी रह गई थी? हम बताते हैं कि भाई यूनिटी होती है हिंदू मुसलमानों में अपने अपने धर्म को लेके, किस कारण से 10,000 वोट मुसलमानों के बाबा के पक्ष में गए? देखिए, बाबा के पक्ष में जाना, अब ये तो है नहीं कि मुस्लिम लीडर है वो एक ही लीडर है, वहाँ नवाब साहब भी बैठे हैं,
दीन मोहम्मद जी भी वहाँ के भारतीय जनता पार्टी से पूर्व एमएलए रह चुके हैं, उनके भी परिवार है, उनके भी कार्यकर्ता हैं। और आप ये मत भूलिएगा कि विशेष कार्यकर्ताओं से नहीं, कुछ वोटिंग ऐसी होती है जो पारिवारिक द्वेषता, गांव की एक दूसरे की राजनीतिक खींचतान से, रस्साकसी से भी वोटों का ध्रुवीकरण होता है। आप कहीं न कहीं 100% की अगर हम लोग सोच रहे थे, वो मिथ्या पहले भी थी और आज वो साबित हो गई कि मुस्लिम वोट एक जगह जाएंगे, वोट तो कहीं न कहीं निकलने हैं। तो वही हुआ है। 90,000 के समथिंग मुसलमानों के वोट बताए जाते हैं तिजारा में। उसके साथ साथ 1,80,000 के समथिंग वहाँ हिंदू हैं, लेकिन हार जीत मात्र 5 से 6,000 वोटों में हुई है। इमरान खान एक नया चेहरा, उसके बाद इतना बड़ा क्रेज, जो हिंदू मुसलमान होने के बावजूद जो आमने सामने की जो लड़ाई थी, उसके बाद भी इमरान खान इतने वोट लेकर गए हैं। कहाँ कमी रह गई थी आखिर हमारे इन समाजों में? सर हमारे कौन, हमारे तो सब है। मुस्लिम भी हमारे हैं, हिंदू दोनों भी हमारे हमारे हैं, सिख भी हमारे हैं, सभी धर्म हमारे हैं, क्योंकि हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें लिखा है सर्वधर्म समभाव, सभी हमारे लोग हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, इमरान खान भी लोगों के बीच में रहा है। जो राजनीति में अपनी पद की उम्मीदवारी देता है, वो कहीं न कहीं जनसेवा से, कल्याणकारी भावना से लोगों से जुड़ा होता है। तो कहीं न कहीं जनता को एक जब समय आता है उस परोपकार का कहीं न कहीं ऋण उतारने के लिए, तो लोगों को अपने उस कृत्य को याद किया जाता है जहाँ पे परोपकार किसी के द्वारा किया जाता है, तो वो समय